हेलो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स 10 जून के करंट अफेयर्स की बात करते हैं। इसमें सबसे पहली जो न्यूज़ आई है वो है कि ऑपरेशन सिंदूर ने एक इंडियन गवर्नमेंट की एक प्रोएक्टिव फर्स्ट स्ट्राइक अप्रोच को मार्क किया है कि इंडियन गवर्नमेंट अब टेरर के अगेंस्ट किस तरह की स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन को लेके आई है। देखिए, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी नेहरू एरा में नॉन अलाइनमेंट की थी, जहाँ पे कि कोई कोल्ड वॉर कैंप हम लोगों ने ज्वाइन नहीं किए थे। उसके अलावा एंटी कॉलोनियल लीडरशिप था जिसने कि एशिया और अफ्रीका की फ्रीडम को सपोर्ट किया था। उसके अलावा मल्टीलेटरल बिलीवर्स से हम लोग जो कि यूएन में ट्रस्ट करते थे और जो है मल्टीलेटरल फोरम को सपोर्ट करते थे। उसके अलावा जो है 1950 से 60 के बीच में मोरल डिप्लोमेसी का जन्म हुआ, जैसे पंचशील का सिद्धांत। यहाँ पे पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात की गई। उसके बाद गांधीयन टच की बात हुई, जहाँ पे इथिक्स को ज़्यादा इंपोर्टेंस मिली बजाय कि वायलेंस के। उसके बाद हम लोगों ने बायलैटरलिज्म पे ज़्यादा फोकस किया, जहाँ पे डायलॉग के बारे में डिस्कशन हुआ और दो लोग आपस में इक्वल रिस्पेक्ट के केस में हम लोगों ने सोचा कि लोगों से डिस्कस किया जाए। उसके बाद हम लोगों का जो है एक शिफ्ट इन रियल पॉलिटिक, जो बोलते हैं कि हम रियलिज्म की तरफ बढ़ गए आइडियलिज्म से। वहाँ सबसे पहली बार जब सिक्योरिटी फर्स्ट पे हम लोगों ने फोकस किया 1962 की चाइना वॉर के बाद, बॉर्डर को स्ट्रेंथन करना हम लोगों ने शुरू किया, डिफेंस इंस्टीट्यूशन बने। आपको पता होगा कि एसएसबी जैसे इंस्टीट्यूशन और भी काफ़ी इंस्टीट्यूशन 1962 की वॉर के बाद बने थे। बीच में दोस्तों हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डाले हुए हैं, इसको आप देखते रहना कि व्हाट ट्रिगर्स इंडिया शिफ्ट फ्रॉम आइडियलिज्म टू रियलिज्म। तो इसका क्वेश्चन आप जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं इसका आंसर। उसके बाद 1974 से लेकर 1998 तक न्यूक्लियर एरा आया, जब हम लोगों ने पोखरण टेस्ट के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ली और हम लोगों ने एनपीटी और सीटीबीटी को रिजेक्ट कर दिया। पोखरण टेस्ट तो आपको पता ही है कि 1998 में हुए थे। उसके अलावा एक स्माइलिंग बुद्धा, और उससे पहले जो है एक ऑपरेशन शक्ति हुआ था, ऑपरेशन शक्ति। और यही 1974 के बाद एनएसजी न्यूक्लियर सिक्योरिटी ग्रुप बना था हम लोगों के टेस्ट के बाद। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या होती है दोस्तों? तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक एबिलिटी है टू ऑफ एनी कंट्री टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस, ताकि लोग उसके डिसीजंस अफेक्ट ना हो, तो उसको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बोलते हैं। जब हम लोगों ने एनपीटी, और हम लोग इसको काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से, हम लोगों ने एनपीटी और सीटीबीटी को रिजेक्ट किया। एनपीटी मतलब न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और सीटीबीटी कम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्टमेंट ट्रीटी, जो कि 1996 में आई थी दोस्तों। उसके बाद हम लोगों ने काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्रिन फॉलो किया 2000 से लेकर 2019 तक। इसमें रिटेलिएशन हम लोग जो है उससे बचते थे, सर्जिकल स्ट्राइक करते, जैसे हम लोगों ने 2016 में करी, 2025 में करी, और बीच में एक जगह जो है हॉट परस्यूट भी हम लोगों ने किया था, जो म्यांमार में किया था, जहाँ हम उनको खदेड़ते उनकी बाउंड्री के अंदर घुस गए थे। एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक्स भी हम लोग ध्यान रखते हैं कि इनसाइड कंट्री भी क्या कैसे देखा जाए टेररिज्म को प्रिवेंट करने के लिए, और आउटसाइड भी। ऑपरेशन सिंदूर और 2025 के बाद हम लोगों ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक पे फोकस किया, जीरो टॉलरेंस पे फोकस किया, और पब्लिक सिग्नलिंग को हम लोगों ने इंपॉर्टेंस दी कि पब्लिक सिग्नलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, लोगों को इन्वॉल्व करना। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन है इसमें कि अगर आप एनएसए होते तो आप प्रॉक्सी अटैक के अगेंस्ट कैसे रिस्पॉन्ड करते? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अभी भी चैलेंजेस काफ़ी हैं, जैसे कि पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर जो है हाई इम्पैक्ट लो कॉस्ट, जो उसकी नीति रहती है कि भारत को ज़्यादा इफेक्ट कर देना लेकिन अपनी कॉस्ट को कम से कम रखना। जो ये प्रॉक्सी वॉर की नीति अभी भी चल रही है, ब्लीड इंडिया डॉक्ट्रिन है, उसकी पहलगाम में किया, उरी में किया, 26/11 में किया। चाइना का अग्रेशन गलवान में बना हुआ है, एलएसी टेंशन हमेशा रहती है। अभी इंडिया का एक चैलेंज है कि इंडिया को बैलेंसिंग पीस एंड पावर के बीच में बैलेंस करना है, जहाँ पे धर्म और दंड इनके बीच में इंडिया को फोकस करना है, कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है। ग्लोबल स्क्रूटनी भी कंटिन्यूस होती रहती है, यूएन है, ह्यूमन राइट कंसर्न्स है। उसके अलावा जियो पॉलिटिकल रिलाइनमेंट भी करने की जरूरत है, जैसे कि हम नैम को फोकस देते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो फ्लेक्सिबल अलायंसेस हमको रखने होंगे। दोस्तों, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, शुड इंडिया रिस्पॉन्ड टू द चाइना द सेम वे इट डज टू पाकिस्तान? सोचिएगा इसके बारे में। इस वे हेड क्या है? स्ट्रेटेजिक नॉन अलाइनमेंट करना चाहिए, अलायंसेस को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, इंडिपेंडेंट जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको फोकस करना चाहिए, इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम बनाना चाहिए, जैसे कि डीआरडीओ की हेल्प से अग्नि है, अरिहंत, ये सब बनाया। प्रोएक्टिव डिटरेंस एक होना चाहिए कि लोग डरें। स्ट्रॉन्ग अलायंसेस जैसे यूएस है, फ्रांस है, जापान है, मिडल ईस्ट है, इन सब के साथ इंगेज करना चाहिए। ग्लोबल लीडरशिप लेनी चाहिए, जैसे टेररिज्म में हम लोग लेते हैं, क्लाइमेट में लेते हैं, एआई में लेते हैं। तो एक टास्क फिर देते हैं आपको, डिज़ाइन स्लोगन फॉर द इंडिया मॉडर्न फॉरेन पॉलिसी, पीस विद पावर, लाइक एग्जाम्पल था। दोस्तों, जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए, इसमें ड्रोन का काफ़ी जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट था। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है, कंक्लूजन ले लेते हैं उसका, कि नेहरू का जो मॉरल कंपास था, जो हम आज की मस्कुलर डिप्लोमेसी में आ गए हैं, इंडियन फॉरेन पॉलिसी नाउ ब्लेंड द पीस एंड पावर एंड प्राइड रेडी टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट एंड शेप द वर्ल्ड। तो इसमें
हम लोग का प्रोजेक्ट मौसम था, उसको याद करिएगा, उसके बारे में बताइएगा। फॉरेन पॉलिसी जब हेरिटेज से मीट होती है तो ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं। तो डज इट हैव ए स्ट्रेटेजिक लेयर, इसके बारे में बताइएगा आप, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ड्रोन जो है ऑपरेशन सिंदूर में काफ़ी यूज़ हुए थे, कॉम्बैट ड्रोन। अभी वो इंडिया की सिक्योरिटी जो डॉक्ट्रिन है उसका एक सेंट्रल पार्ट है। ड्रोन होते क्या है, इसमें अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं जिसमें कोई पायलट नहीं होता, रिमोटली ऑपरेटेड होते हैं, एआई ऑपरेट करता है, स्मार्ट होते हैं, स्टेल्थी होते हैं, स्ट्रेटेजिक होते हैं। सर्विलेंस ड्रोन हम लोगों ने सुना है, जैसे स्पाई बर्ड है, यूज़ आईएसआर, जैसे कि जो हम लोग के स्पाई बर्ड्स हैं, जैसे आईएसआर इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनाइजेंस को यूज़ करते हैं। हेरॉन ड्रोन है, सर्चर ड्रोन है। उसके अलावा कॉम्बैट ड्रोन्स होते हैं, फ्लाइंग असैसिन फॉर द प्रेसिडेंट स्ट्राइक, जैसे हेरॉन टीपी है, MQ-9 रीपर्स हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो ड्रोन ने आजकल की जो वॉरफेयर की नीति है उसको चेंज कर दिया है। एक ड्रोन होते हैं जैसे लॉइटरिंग म्यूनिशन, जिनको कि फ्लाइंग ड्रोन बोलते हैं, जो कि अपने आप सेल्फ डैमेज और सेल्फ जो है सेल्फ एंडेड होते हैं, जैसे कामिकाजे ड्रोन जिनको बोलते हैं, वेट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं और फिर फट जाते हैं। हार्पी ड्रोन है, उसके अलावा नागास्त्रा है, ये सब ऐसे ही काम करते हैं। स्वार्म ड्रोन है, जैसे बी आर्मी की तरह वो ओवरवेल्म कर देते हैं आर्मी के डिफेंस सिस्टम को, क्योंकि वो इतने नंबर्स में आते हैं। तो जो अजरबैजान जीता था, अजरबैजान जो थोड़े दिनों पहले अपनी वॉर जीता था, उसमें से स्वार्म ड्रोन यूज़ किए थे। नैनो और माइक्रो ड्रोन सेटिंग स्पाइस फॉर अर्बन और इंडोर मिशन पे, जैसे ब्लैक हॉर्नेट है, तो याद रखना है, ठीक है। ये गेम है, Q9 क्या है, MQ-9 क्या है, ब्लैक हॉर्नेट क्या है, हार्पी क्या है, याद रखना है कि फीचर्स क्या होते हैं। तो स्टेल्थ और एआई होता है, जैसे कि ड्रोन ऑरा में है जो कि रडार को अवॉइड कर सकता है। EO और IR सेंसर है, ये इंफ्रारेड सेंसर सर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर है जो कि दिन और रात में देख सकते हैं। उसके अलावा 7000 प्लस की फीट में उसका इंड्योरेंस होना चाहिए कि 7000 प्लस की फीट उसने 52 घंटे में ट्रैवल कर दी। रिकॉनाइजेंस जैसे मिशंस और जो है प्रिसीजन स्किल्स में इसमें मॉडर्न वारफेयर में इसका काफ़ी बड़ा रोल है। इलेक्ट्रॉनिक वॉर है, जैसे जैमिंग करना है, डिसेबल द डिफेंस है, इसमें इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। लॉजिस्टिक सपोर्ट जैसे ड्रॉप सप्लाई है, स्काउट कन्वे है, इसमें इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है ड्रोन्स का। तो ड्रोन्स जो है इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है कि नो मैन लैंड डोमिनेशन, लाइक आदमी नहीं होंगे लेकिन फिर भी एक डोमिनेशन आ जाती है, जैसे यूक्रेन और रशिया वॉर में हो रहा है। ड्रोन जो है ग्लोबली क्यों इतने मैटर कर रहे हैं, एसिमेट्री है, बहुत सस्ते आते हैं लेकिन नुकसान कर सकते हैं, लगभग 100 करोड़ की कोई मिसाइल को भी डैमेज कर सकते हैं। लॉन्ग रेंज होते हैं, कोई बिना नो बूट्स ऑन ग्राउंड की पॉलिसी को फॉलो करते हुए प्रेसिडेंट स्ट्राइक्स देते हैं, रियल टाइम सर्वेलेंस देते हैं, जैसे कि इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ में हेरॉन ने दिया था। अजरबैजान की वॉर के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके अलावा कई बार रिबल्स लोग जो है इसको ड्रोन्स को 3D प्रिंट करा लेते हैं और ये नॉन डिटेक्टर्स के पास भी चले जाते हैं। चैलेंजेस है, वही जैमिंग है, स्पूफिंग है, इजी टू शूट डाउन है, टेररिस्ट वेपनाइजेशन रिस्क है, वीक रेगुलेशन, स्लो डोमेस्टिक ग्रोथ है इंडिया में इसकी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, या इसका कंक्लूजन लेते हैं। ड्रोन जो है जैसे इंडिया का वे फॉरवर्ड है कि स्वार्म ड्रोन को थोड़ा फोकस करे, उस पर R&D करे। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम जहाँ रडार है, मिसाइल है और फाइटर एयरक्राफ्ट है, इस सब में ड्रोन्स को लेके आया। सपोर्ट इंडियन स्टार्टअप है, जैसे आइडिया फोर्ज है, सोलर इंडस्ट्रीज है, ये कैसे ड्रोन्स मेकिंग में आ सकते हैं। 3D मैन्युफैक्चरिंग को फोकस करना है, AI को बूस्ट करना है, टेरेन मैपिंग करनी है, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है EW उसकी शील्डिंग रखनी है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को, जैसे कि सोशल मीडिया पे एक नेगेटिव न्यूज़ फैलाने जैसी न्यूज़ है, उन सबको जैसे कि बोला था उसने कि रफाल गिर गया है, तो एक ऐसी सब न्यूज़ आएंगी तो फिर नेगेटिव मोरल हो जाएगा, मोरल डाउन हो जाएगा। एक चैलेंज है कि आप एक इंडिया की ड्रोन डॉक्ट्रिन के लिए एक स्लोगन लिखिए, जैसे कि साइलेंट विंग स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक। बताइएगा आपको कैसा लगा। ड्रोन सिर्फ आंख नहीं है स्काई में, बट एक सर्जिकल वेपन है वॉर का। इंडिया में अगर फ्यूचर की बैटलफील्ड के लिए एज लेना है तो इंडिजीनियस AI पावर्ड स्वयं रेडी ड्रोन होने चाहिए, तो इस सब का ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, FDI के बारे में। FDI की फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और ग्लोबल इन्वेस्टर्स में पैसा रखते हैं इंडियन बिजनेसेस में और उसके ऑपरेशंस कंट्रोल करते हैं। इस जो 2024-25 में जो टोटल इनफ्लो था $81 बिलियन का था, महाराष्ट्र को 19 मिला, कर्नाटक कुछ है, और दिल्ली का ड्रॉप किया है 32 से 12% के लिए। तो जो FDI है ये इसका शिफ्ट क्यों हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इंडिया में भी, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम अच्छा है, तो ये ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें इसको अट्रैक्ट करती हैं। अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं कि इंडिया का पहला ई-वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क जो दिल्ली में बनेगा वो कहाँ बनेगा, होलाम्बी कलान में, और DBFOT डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर जो है PPP मॉडल पे काम करेगा, 18 महीने में बन जाएगा। 51,000 टन पर हर साल रिसाइकिल करेगा, 104 ई-वेस्ट कैटेगरी को कवर करेगा, 100-150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, 350 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, 1000 ऑफ ग्रीन जॉब डेवलप होंगी, ट्रेनिंग ऑफ इनफॉर्मल वर्कर आएगी।
ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो सर्कुलर इकॉनमी है। सर्कुलर इकॉनमी क्या होता है कि कोई चीज़ बनाई हमने, यूज़ की, उसके बाद उसको रीयूज़ किया, फिर उसको रिन्यू किया, रिसाइकिल किया, रिडिज़ाइन किया, फिर से मेक किया। तो ये एक सर्कुलर इकॉनमी का एग्जांपल है। सेफ रिकवरी, रेयर अर्थ मेटेरियल को फिर से यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन एम्प्लॉयमेंट ला सकते हैं और नेशनल मॉडल जो है एस्टेब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों एक न्यूज़ है, NIIF नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एक फंड होता है जो 2015 में एस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में, गवर्नमेंट के 49% स्टेक्स हैं, जबकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स के 51% है। टोटल एसेट्स की 30,000 करोड़ की भी मैनेज कर रहा है। कैपिटल अट्रैक्ट करता है, इन्वेस्टमेंट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, मेक इन इंडिया, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा में काम करता है। फाइनेंस मिनिस्टर के साथ अलाइन होता है, एनुअल मीटिंग होती है टू गाइड स्ट्रेटजीज। भगवान बिरसा मुंडा की एक न्यूज़ आई थी कि अभी 15 नवंबर 1875 को बॉर्न हुए थे। उसके अलावा उनको धरती आबा भी बोलते हैं। जमींदारी एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई करी, ट्राइबल लैंड राइट्स के लिए लड़ाई करी। उन्होंने बेरसात एक्ट को स्टैब्लिश किया, ट्राइबल आइडेंटिटी अपलिफ्ट की और एंटी कॉलोनियल अवेयरनेस लेके आए, गुरिल्ला वारफेयर किया। उसके अलावा कॉलोनियल सिंबल्स को अटैक किया। उनका सिंबल था कि अबुआ राज देतार जाना, महारानी राज तुड़ू जाना। तो वो 1900 में रांची जेल में मरे। छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों ये एक स्कीम है, प्रधानमंत्री मातृ सुरक्षा अभियान है। 2016 में लॉन्च की गई थी। जून 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने फ्री एंड क्वालिटी एंटीनेटल चेकअप मिलता है प्रेग्नेंट वीमेन को 9th ऑफ एवरी मंथ मिलता है। उसके अलावा एक फ्री नेटल चेकअप मिलता है इन सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। अर्ली डिटेक्शन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाता है। डायग्नोस्टिक काउंसलिंग एक ही विजिट में हो जाता है। HRP जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी की डिजिटल मॉनिटरिंग होती है। प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर भी हैंड ज्वाइन करते हैं इसमें। एवरी 9 ऑफ एवरी मंथ हेल्थ फैसिलिटी ओपन फॉर ANC, OB एंड गायनी, रेडियोलॉजिस्ट, फिजिशियन, ये सब होते हैं। सिंगल विंडो सर्विस मिलती है, टेस्ट भी हो जाता है, आयरन फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट भी मिल जाते हैं, कैल्शियम केयर काउंसलिंग होती है। तो ग्रीन है तो नो रिस्क, अगर रेड हो गया तो रिस्क एसोसिएटेड हो गया। डिजिटल पोर्टल से फॉलोअप करना आसान होता है। एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ योजना जो है एक लॉन्च हुई है, EPM SMA, जो कि 2022 को लॉन्च हुई थी। तो इससे SMS अलर्ट जो है जाएंगे प्रेग्नेंट वुमेन को और आशा को टाइमली फॉलोअप करने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा प्रेग्नेंट वुमेन्स को। उसके अलावा जो है आशा जो कि 3 कंप्लीट विजिट करेगी उनको भी बेनिफिट मिलेगा। 4th ANC सेशंस हर मंथ में सर्व किए जाएंगे अंडर सर्व्ड एरियाज में बेटर रीच करने के लिए। उसके अलावा हाई इम्पैक्ट हाईलाइट्स जो है इसने एक तो मैटरनल हेल्थ को स्ट्रेंथन किया है। उसके अलावा मैटरनल मोर्टेलिटी को रिड्यूस किया, प्रमोट कोलैबोरेटिव कल्चर को प्रमोट किया है। पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर में डिजिटल टेक को जो है इसने लेवरेज किया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसका कोट हम लोग हमेशा याद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मातृ सुरक्षा योजना जो है इसने ऐसा दिखाया कि एक दिन मंथ में लाइफ टाइम डिफरेंसेस ला सकता है इंडियन मदर्स के लिए। अभी रिसेंटली महेंद्र सिंह धोनी को ICC हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया है। वो 11वें इंडियंस हैं। 11th इंडियन ऐसे हैं जो कि आए हैं। उन्होंने 6 ग्लोबल क्रिकेट को ज्वाइन किया है और उसमें 2 वीमेन हैं, 2 वीमेन क्रिकेटर्स हैं। हॉल ऑफ फेम 2009 में आया था। 5 साल की पोस्ट रिटायरमेंट के बाद आते हैं, स्पेशल कैप दी जाती है। अभी तक जो हैं जो इंडियंस इसमें हैं वो हैं जैसे कपिल देव है, सुनील गावस्कर है, सचिन है, अनिल कुंबले, द्रविड़ और अब MS धोनी। और 2 वीमेन जो है दियाना अदुल्ली जी और नीतू डेविड्स हैं। दोस्तों रिसेंटली नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। रिसेंटली हींग जो है इंडिया में उगाई गई है पालमपुर SP में। हींग जो है हम लोग इंपोर्ट करते थे, इसकी मेडिसिनल और कलनरी जो है एडवांटेजेस हैं। उसके अलावा जो है ईरान की नेटिव है, लेकिन ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में आती है। अब इंडिया में भी उगने लग गई है। हर 5 साल में मैच्योर होती है। ठंडियों को और ड्राउट को सर्वाइव कर सकती है। डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। ब्लोटिंग को रोकती है, बूस्टिंग मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। इंडिया 100% इंपोर्ट पर डिपेंड था, तो अभी मेक इन इंडिया जो है एक अच्छा इसका वो एक उदाहरण है कि जो है हींग अब हम भी इंडिया में भी प्रोड्यूस करेंगे। गंगोत्री नेशनल पार्क जो है डंजर में भी लोकल जो है उत्तरकाशी के प्रोटेस्ट कर रहे हैं लीगल वेस्ट इंसिनरेटर का, जो कि गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर एस्टेब्लिश करना चाह रहा है ये लोग। तो कॉलिंग टू थ्रेट टू भागीरथी को जोन को इसने कहा कि एक भागीरथी को जोन के लिए काफ़ी एक थ्रेटफुल चीज़ है। ये जो गंगोत्री नेशनल पार्क है हाई एल्टीट्यूड पे है उत्तराखंड में। उसके अलावा गंगोत्री ग्लेशियर है जो कि गंगा रिवर का सोर्स है। चाइना और अदर नेशनल पार्क के साथ बॉर्डर बनाती है। अल्पाइन मीडो है, रोडोडेंड्रॉन और कॉनिफर्स हैं। स्नो लिपर्ड, मस्क डियर, हिमालयन बेयर और रेयर बर्ड हैं। इन्वायरमेंटल वॉल्यूशन हेयर कुड हार्म द फ्रेजाइल इकोसिस्टम पैराडाइज, हिमालयन पैराडाइज। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे।